Hello, dear brothers and sisters. I'm Anakin Skywalker, and you are watching Counter Coaching Crusade. We are going to solve the 2026 Geoscientist paper to extract the themes for CSE prelims. तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया है. अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा एक्सट्रीम सब्जेक्ट रेलिवेंट है, तो ये वाले क्वेश्चन भी नहीं है. अब जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 76. ठीक है. तो A23 refers to what? This is in news. It's an iceberg. ठीक है. आइलैंड आइलैंड कौन सा आइलैंड न्यूज़ में सबसे ज़्यादा बताओ? डोनाल्ड ट्रंप किस आइलैंड की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है अभी, जिसकी वजह से उसने ईरान का वॉर कर दिया? इस आइलैंड का नाम चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड इट इज़ नॉट खर्ग आइलैंड. ठीक है. सो जोक्स असाइड, ये A23 क्या है? ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट आइलैंड है, सॉरी आइसबर्ग है. ठीक है. एंटार्क्टिका की वेडल सी में है ये. 1986 में टूट गया था और फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, साउथ अटलांटिक ओशियन में पहुंचा और अब ये मेल्ट हो रहा है, इट इज़ डाइंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 77. बाहुबली इज़ द नेम ऑफ इसरोज लॉन्च व्हीकल. बिल्कुल सही है. LVM-3 बता चुका हूँ मैं आपको, ये CDS में शायद बताया मैंने, ESE में बताया है, और किस में? हाँ, ESE में बताया. ठीक है. GSAT सबसे बड़ी सैटेलाइट है हमारी जो कि अभी लॉन्च हुई है, ये भी सही है. ठीक है. ओके. और फिर CMS इज़ अ मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो, ये भी सही है. तो इसका D इसका सही आंसर है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये नेवी के लिए एक सैटेलाइट बनाई है. ठीक है. वो लॉन्च की थी, बहुत हैवी है. बाहुबली ने इसको लॉन्च किया था. और ये दोनों सैटेलाइट एक ही है. ठीक है. मल्टी बैंड. अब ये जो है 3 स्टेजेस है. C25 वाला स्टेज यानी क्रायोजेनिक स्टेज है. ये देखो, पहली स्टेज है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है क्रायोजेनिक. ये बाहुबली का डायग्राम है. और इस सैटेलाइट के बारे में ख़ास बात क्या है? ये 2000 किलोमीटर इंडिया की कोस्टलाइन से 2000 किलोमीटर दूर तक ये कम्युनिकेट कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 78. द 22nd आसियान इंडिया समिट वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2025. कहाँ पर हुआ था? कुआलालंपुर में. ठीक है. वियंटान ये लाओस में है, ये मलेशिया में है. कुआलालंपुर बैंकॉक थाईलैंड में है. आसियान के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. ये पहले अभी 10 मेंबर ग्रुपिंग हुआ करती थी, अब ये 11 मेंबर हो गई है. 11th मेंबर है तिमोर लेस्टे. ठीक है. ऑल राइट. 11 कंट्रीज़ हो गई हैं. 1967 में एक ग्रुपिंग बनी थी बैंकॉक डिक्लेरेशन से. ठीक. और अभी एक और चीज़, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया हो गया था. अभी आपने सुना होगा, एक वॉर हो गया था थाईलैंड और कंबोडिया का, जिसका ट्रंप ने क्रेडिट लिया कि मैंने रुकवाया. 2025 में हुआ था. एक हिंदू टेम्पल है प्रिय विहार. ठीक है. प्रिय विहार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि दोनों की बॉर्डर पे है. वो एक बोल रहा था मैं लूँगा, दूसरा बोल रहा था मैं लूँगा, तो उन्होंने लड़ाई कर ली. उसमें फिर थाईलैंड ने कंबोडिया की पिट्टी पिट्टी कर दी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 80. ये इंपॉर्टेंट है. ब्रिक्स फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से? ब्रिक्स के 50 बार पढ़ा दिया मैंने आपको. ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर इंडोनेशिया, ईरान, UAE, इजिप्ट एंड इथियोपिया. ये कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की. 2009 में ग्रुपिंग बनी थी. ठीक है. न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया इन्होंने, जिसका एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है जो कि IMF की तरह है. अगर आपको BOP क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो आप इससे लोन ले सकते हो. ठीक है ना. ये आपकी हेल्प करेगा. फिर ब्रिक्स का कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी नहीं है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? 3. क्यों? क्योंकि इसमें नाइजीरिया नहीं है. ठीक है ना.
क्वेश्चन नंबर 81, फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये कहाँ पर है? ये है इज़राइल वाले एरिया में, यहाँ पर, ठीक है। इसी में ही राफा क्रॉसिंग है जो आपने सुना होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ गाज़ा और साउथ गाज़ा को कौन बांटता है? नेटजरिम कॉरिडोर। एक सिटी है यहाँ पर खान यूनिस नाम की, ये नॉर्थ में है जो कॉरिडोर, उसको एरेस क्रॉसिंग बोलते हैं। राफा क्रॉसिंग और फिर ये क्या, करम शलोम क्रॉसिंग, ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं इज़राइल में, इज़राइल में, ठीक है। ओके। और एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान एक जगह है जो कि लोग बनाना चाहते हैं कंट्री, पर वो अभी तक कोई कंट्री बन नहीं रही क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज़ का पार्ट है। देखो ये टर्की वाला एरिया है, ये सीरिया में छोटा सा कुर्दिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे इराक में यहाँ पे कुर्द रहते हैं, और यहाँ पर ईरान में रहते हैं, ठीक है। आर्मेनिया में भी हैं। तो ये कुर्द लोग हैं, कुर्द लोग, इनको अपना खुद की कंट्री बनानी है पर इनको कोई बनाने नहीं दे रहा, ठीक है। अभी ईरान से रिलेटेड न्यूज़ थी तब उसमें नाम आया था इनका। ये याद रख लो, ये कंट्रीज़ आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान। इसका कोई निमोनिक बना लेते हैं क्या? TASII, तासी, या फिर ITASI, ITASI, इटासी, कर लो कुछ भी, पर कंट्रीज़ का नाम याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नेटो कौन है? न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नेटो स्वीडन है, उससे पहले फिनलैंड आया था, ठीक है। देखो अभी ये इसको ज्वाइन कर लिया 2025 में, स्वीडन को, और फिनलैंड को भी कर लिया, पर यूक्रेन को नहीं कर रहा है, ठीक है। यूक्रेन को वो वैसे ही लालच दिखा रहे हैं और उसको कुछ कोई बनाता है नहीं, उसको लड़वा रहे हैं। नेटो में अब 32 नेशंस हैं, ठीक है ना। 30 यूरोप से हैं, एक और 2 कनाडा से, 2 नॉर्थ अमेरिका से है, एक कनाडा और एक यूएसए, ठीक है। 1949 में बना था वॉशिंगटन ट्रीटी के से। आर्टिकल 5 इसका वो है जो कि क्या कहता है, एक पे अटैक तो सब पे अटैक। ब्रसल्स जो कि बेल्जियम में है, उसकी इसकी कैपिटल यानी इसका हेडक्वार्टर है। 31 फिनलैंड, 32 स्वीडन, ठीक है। ये सारे मेंबर्स हैं नेटो के। कब कब कहाँ कहाँ बने ये सब इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना, इसको पॉज करके पढ़ लेना अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है ना। फिर इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी 2005 तक सोलर एनर्जी की कितनी थी? 130 थी, ठीक है, 130 किलोवाट, अब 150 के आसपास है। किलोवाट नहीं, सॉरी, गीगावाट। ये देखो इंडिया इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी अभी 520 गीगावाट है। इसमें कोल है 43%, सोलर है 27%, विंड है 10%, लार्ज हाइड्रो है 9%, और ये पूरा आप देख लो इसको, ठीक है। ये ऑर्डर में पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। धोलेरा एंड सनंद गुजरात में किस वजह से है? क्योंकि इन्होंने सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप की है, ठीक है। ओके। 85th, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज एन अटैच्ड ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विजुअल ऑड वन आउट, ठीक है। यही सबसे लंबा ऑप्शन है, बाकी सब छोटे हैं, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर है, कॉमर्स में है, फाइनेंस में नहीं है। 86th, UNFCCC कब साइन हुआ था? ये रियो अर्थ समिट में साइन हुआ था। अभी इसको और देखूंगा मैं, मॉन्ट्रियल, आपको ओजोन लेयर पढ़ा देता हूँ मैं पूरी, फिर कभी और आएगा तो अपन ये सब भी पढ़ लेंगे, UNFCCC वगैरह, पर अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। रियो अर्थ समिट। 87, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ बायोम? अच्छा, तो ये तो टुंड्रा है ना। टेम्परेचर भी कम यानी ठंड पड़ रही है, और बारिश भी कम, तो टुंड्रा यानी कोल्ड डेजर्ट बनता है, ठीक है। और फिर सवाना में क्या बनता है? सवाना में मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मॉडरेट, ठीक है। थॉर्न और स्क्रब कब बनते हैं? जब प्रेसिपिटेशन कम हो, बारिश कम हो रही है पर टेम्परेचर बहुत हाई हो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कब बनता है? जब टेम्परेचर भी हाई हो और बारिश भी हाई हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इज नोन एज, क्या बोलते हैं भैया ट्रांजिशन जोन को? इकोटोन, ध्यान रखना, ठीक है। और इकोटोन में ये जो ट्रांजिशन जोन रहता है उसमें जो स्पेशल टाइप की स्पीसीज मिलती है, जो दोनों, जैसे ये वाला एक इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, और ये हो गया क्या? इकोटोन। तो यहाँ इकोटोन में जो स्पीसीज मिलेगी इसको कहेंगे इकोटाइप,
ठीक है, जो कि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होगी ऑफ सेम स्पीसीज अडॉप्टेड फॉर लोकल एरिया। जैसे जो रॉयल बंगाल टाइगर है सुंदरबंस का, वो नमकीन पानी पी लेता है क्योंकि वहाँ पर खारा पानी है। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट जेनेटिक म्यूटेशन है उसमें। इकोजोन क्या होता है? इकोजोन्स ह्यूज डिविजन्स ऑफ अर्थ हैं जो कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, मतलब आर्टिफिशियल, ऐसा सच में कुछ नहीं होता। ठीक है, इकोक्लाइन, इकोक्लाइन क्या है? ये ग्रेडियंट इन क्लाइमेट लीडिंग टू चेंजेस इन स्पीसीज, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से स्पीसीज में जो चेंजेस आते हैं वो सब है। जैसे आप ये है माउंटेन, यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट वगैरह होंगे नीचे वाले एरिया में, तो यहाँ अलग स्पीसीज होंगी, फिर यहाँ अलग स्पीसीज होंगी, फिर यहाँ अलग स्पीसीज होंगी, यहाँ अलग स्पीसीज, और ऊपर सबसे अलग स्पीसीज, तो ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, टू स्पीसीज दैट possess द सेम इकोलॉजिकल नीश कैनॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली, दिस इज नोन एज, ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और गॉसीज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये एंथ्रोपोलॉजी वालों को पता होगा। अगर आपको ये गॉस लॉ नहीं पता भैया तो फिर आप पढ़ लो ढंग से, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड। नाइट्रोजन टू अमोनिया, इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं, अमोनिया बन रहा है तो अमोनिफिकेशन कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? एनाबीना, नोस्टॉक, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फ्रैंकिया। ठीक है, उनमें से ये एनाबीना और नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाली चीज़। ये देखो, अब नाइट्रोजन साइकिल ध्यान से सुनना क्या क्या होता है इसमें। ये एक पार्ट है, एक तो ग्राउंड वाला, ठीक है ना, ये एक पार्ट है जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, और ये एक पार्ट है स्काई का, आकाश का। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन जो हवा में, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो सबसे पहले NH3 बनती है। कैसे? अमोनिफिकेशन प्रोसेस से। जो बैक्टीरिया हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ये साइनोबैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया अमोनियम को बनाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये नाइट्रोजन NH3 यानी अमोनिया बन जाती है। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो, ये अब सॉइल में आ गई, पहले आकाश में थी, एटमॉस्फेयर में थी, अब सॉइल में आ गई है। अब क्या होगा? अब होगा नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? ये बन जाते हैं NO2 में। नाइट्रोसोमोनास नाम के बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको NO2 बना देते हैं। NO2 में एक्चुअली अभी प्लांट्स नहीं ले सकते NO2 फॉर्म में। फिर नाइट्रिफिकेशन एक और बार होता है जिसमें NO3 बनता है, ये नाइट्रोबैक्टर बनाता है। ठीक है, अब प्लांट ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन फिक्स कर दिया तो प्लांट ले लेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, उसके बाद नाइट्रोसोमोनास उसको नाइट्रेट बनाएगा, फिर नाइट्राइट बनाएगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, अब ये प्लांट ने ले लिया, उसके बाद फिर ये जो डीनाइट्रिफिकेशन सूडोमोनास है, वो डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं और आसमान में दोबारा पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। तो ये प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल की। उसके बाद फिर अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल इजी तरीके से बता दी। अब द लीव्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रीज प्रोड्यूस ब्रिलियंट कलर्स इन ऑटम, बिल्कुल सही कहा, ये मैंने आपको बता भी दिया है शायद CDS में। इन ऑटम सीजन लीव्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, तो सही है, यही इसका रीज़न है। एक्चुअली क्या होता है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रीज जो ड्राई सीजन होता है, ठीक है, ड्राई सीजन में पानी कम हो जाता है, पानी कम है तो, अच्छा इसका आंसर ये है। ठीक है, तो पानी कम है तो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो ट्रीज़ फोटोसिंथेसिस को टेम्परेरीली ऑफ कर देते हैं, और जो स्टोरेज में खाना रहता है, उनके फ्रिज में जो खाना रखा रहता है, वो ट्रीज़ उठा के खाने लगते हैं। ठीक है, तो वो बंद कर देते हैं फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल ऑफ हो जाता है। क्लोरोफिल ऑफ हो जाता है तो देखो ऐसे बन जाता है, ग्रीन कलर के पेड़ इस कलर के हो जाते हैं। ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा ट्रॉपिकल वगैरह वाले रीजन में, पर टेम्परेट रीजन में दिखाई देता है ये वाला ऑटम वाला सीजन। इंडिया में हिमालय वाले रीजन में होता है, हिमालयन सिदार जो नाम का ट्री है, ठीक है, वो उसके साथ ये होता है, चिरान ट्री।
ठीक है, ओके। डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं जो कि ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, या कलर चेंज कर लेते हैं। समर एंड स्प्रिंग में होता है ऐसा। और ऑटम क्या है? ऑटम इंडिया में नहीं होता, इंडिया में ऑफ कोर्स वो होता है पर वो हिमालय वाले एरिया में होता है, पूरी इंडिया में नहीं होता। ये किसके बीच में होता है? समर और विंटर के बीच में, यानी ये होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले टाइम में, ठीक है, जब इंडिया में रिट्रीटिंग मानसून होता है। फिर और क्या है? बस ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। 92, द मेजर ऑफ एरिया ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फूड मटेरियल एंड एनर्जी फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज फॉर गिवन पॉपुलेशन, ऑलराइट। और ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, ये बायोडाइवर्सिटी को मेजर करता है। फिर कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कि एक इंसान ने या एक इंस्टीट्यूशन ने या एक कंपनी ने या एक कंट्री ने कितना कार्बन एमिट किया, ठीक है, कितनी ग्रीन हाउस गैस जनरेट की। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कि एक इकोसिस्टम में कितने, एक पॉपुलेशन के कितने, यानी एक स्पीसीज़ के कितने इंडिविजुअल रह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे सोचो कि अगर 10,000 शेर हो गए एक छोटे से जंगल में, तो फिर तो सब कुछ, वो सारी गाय खा जाएंगे, सारी मतलब गाय मतलब जंगली गाय, ब्लू बुल बोलते हैं उन्हें, और सारे हिरण वगैरह वो सबको खा जाएंगे, तो कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती उतनी, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ एज रिगार्ड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। देखो ओजोन वाला फिर आ गया, पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन्होंने देख लिया था। द वियना कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी, बिल्कुल सही, तो सी इसका सही आंसर हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं ओजोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो ओजोन की क्या स्टोरी है, मैं पूरी बताता हूँ। 2.4 बिलियन ईयर्स अगो ये टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आप समझो कि मैं मेरे पास एक टाइम मशीन है जिसमें मैं आपको अर्थ के पास्ट में ले जाऊंगा और वहाँ से फिर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए लेकर आऊँगा, ताकि आपकी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। इस मेथड को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड, ठीक है। ओके, इलॉन मस्क यूज़ करता है इस मेथड को, अगर आपको शायद पता ना हो तो। चलो, तो 2.4 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है कि क्या चल रहा है? एक अर्थ, एक डर्ट का बॉल है, ठीक है, उसमें पानी आ गया है, पानी में पहली बार लाइफ होती है, ठीक है, लाइफ अपीयर होती है, और लाइफ अपीयर इवॉल्व होकर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपीयर होते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ, साइनोबैक्टीरिया अपीयर होते हैं, ठीक है। अब ओशियन में ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई है क्योंकि फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई है। ये पहली बार 2.4 बिलियन ईयर्स अगो होता है, ठीक है। अब आप टाइम मशीन में से उतर के आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है, देखो ये बन रही है O2 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 और ये पूरे ऑक्सीजन क्या करेगी? ये पूरे ओशियन में छा जाएगी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, ये बन गई, ओशियन में भर गई पूरे में, फिर ये एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो एटमॉस्फेयर से फिर ये मतलब एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ पर पहुँचेगी, ठीक। ऑक्सीजन में सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो पड़ेंगी ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगी। O2 को डिवाइड कर देगी O प्लस O में, ठीक है। अब क्योंकि O अकेला एलिमेंट अनस्टेबल है, तो वो एक दूसरे O2 से जाके चिपक जाएगा और O3 बना देगा, ये हो जाएगी ओजोन, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन हुआ। अब ये एक दिन में नहीं हो गया, इसको होने में 1.8 बिलियन ईयर्स अगो लगे हमारी ओजोन लेयर को बनने में। तो अगला हम टाइम मशीन से मैं आपको कहाँ ले चलूँगा? 600 मिलियन ईयर्स अगो में, ठीक है। ओजोन लेयर पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोसेस क्या थी? वही, ऑक्सीजन दो पार्ट में डिवाइड होता था और फिर एक ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल से चिपक कर ओजोन बना लेता था, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ही ओजोन बन गई, अब ग्राउंड पे अल्ट्रावायलेट नहीं आ रही हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आना बंद हो गई हैं, क्योंकि ओजोन जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेट को लेती है और ऑक्सीजन प्लस डबल ऑक्सीजन में टूट जाती है, तो उससे फिर यूवी एब्जॉर्प्शन हो जाता है ओजोन में, ठीक है। अब अभी तक लाइफ क्या थी? वो पानी के अंदर थी। आपने देखा ना, ओशियन में थी लाइफ,
क्योंकि वो बाहर निकलते थे तो क्या होता था, ओजोन उनके ऊपर, ओजोन तो थी नहीं उस टाइम पे, तो अल्ट्रावायलेट रेज उनको मार देती थी। तो अब अभी तक वो समुद्र के अंदर है, ठीक है। अब वो बाहर निकलना शुरू करेंगे, ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि अब बाहर सेफ है, अब अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। अब 1913 में क्या होता है, अब देखो ये तो बहुत मैंने आपको पुरानी हिस्ट्री बता दी, प्री हिस्टोरिक। अब मैं आपको स्टैंडर्ड हिस्ट्री बताऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब 1913 में क्या होता है, चार्ल्स फेबरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। पहली बार जो डिस्कवरी हुई वो 1913 में हुई। 1920 में क्या हुआ, थॉमस मिडग्ले, ये इन्होंने कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इन्वेंशन किया, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर को कूल करने के लिए काम आई। एक्चुअली क्या था कि इससे पहले जो रेफ्रिजरेटर थे उनमें कूलिंग गैसेस थी तो, पर वो टॉक्सिक थी। अब वो टॉक्सिक थी तो लोग घरों में यूज़ नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ कंपनीज फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होती थी। तो इस इन्वेंशन के बाद, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इन्वेंशन के बाद, सब जगह फ्रिज की सेल होनी शुरू हो गई और घरों में भी लोग फ्रिज रखने लगे। अब ये तो हो गया। अब 1974 में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ऑक्सीजन, वो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। उन्होंने प्रेस को बताया, सबको बताया, पर कॉरपोरेशंस ने पैसे खिला दिए सबको और शांत कर दिया, ठीक है। 1985 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने फिर फाइनली प्रूव दिया कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन वो है, ओजोन लेयर है, उसमें होल हो गया है। तो नासा ने इसको चेक किया और जैसे ही चेक किया पूरी पृथ्वी पे सब लोग डर गए एकदम, सारी गवर्नमेंट्स डर गई और उन्होंने एकदम से उसी साल उन्होंने एक कन्वेंशन किया, वियना कन्वेंशन बोलते हैं उसको, और उसमें उन्होंने बात की कि कैसे हम ओजोन को बचाएंगे। उन्होंने सिर्फ बात की कि क्या क्या है, उन्होंने कुछ प्लान तैयार नहीं किया, क्योंकि अभी भी आपको पता है ना कि पैसे जो इनको चुनावों में देते हैं लोग, यानी जो कंपनीज रहती हैं वो इनको इलेक्शन में पैसे देती हैं, तो अब वही कंपनीज इनको बोलेंगी कि भाई मत करो ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन मत करो, तो इनको दिक्कत होगी ना। तो फिर उन्होंने फाइनली वो किया, लोगों ने इनको प्रेशराइज किया। इन दी एंड 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ये कन्वेंशन है, ये इसका प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स बाइंडिंग होते हैं, कन्वेंशन बाइंडिंग नहीं होते। कन्वेंशन सिर्फ बात करने के लिए मीटिंग टाइप की होती है। तो पैनिक हो रहा था, इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाल ही बैन कर दिया, लीगली बाइंडिंग था। तो ये दुनिया की ओनली ट्रीटी है जो कि सभी यूएन मेंबर्स ने रेटिफाई कर रखी है, और इन्होंने सीएफसी को रिप्लेस कर दिया एचएफसी से, ठीक है। अब सीएफसी की बात क्या है, सीएफसी एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो क्लोरीन है जो दिक्कत करता है, क्लोरीन दिक्कत करता है, तो इन्होंने क्लोरीन हटा दिया और उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया और हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन इसको कर दिया, ठीक है। अब 2000 में क्या होता है, होल और बड़ा हो गया, ठीक है, पर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो पुराना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑलरेडी था उससे हो रहा था, वो नया क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 1970 से स्टिल वर्किंग, और फिर एचएफसी को डिप्लॉय किया गया, और बाद में पता चला कि ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 15,000 ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो ये तो और दिक्कत हो गई, ठीक है। फिर 2016 में क्या होता है, किगाली अमेंडमेंट होता है, जिसमें ये एचएफसीज को रिप्लेस करते हैं एचएफओ से, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस भी नहीं है, ठीक है। और ये सन में ब्रेक डाउन हो जाती है तो ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच भी नहीं पाती। ये भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है, पर इसमें फेज आउट स्केड्यूल में है, यानी फेज डाउन करने का धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से बैन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग को 0.5% तक बचाएगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर ओजोन 2026, आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ओजोन लेयर अब हील हो रही है और 2066 तक ये पूरी वापस वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी, ठीक है, पूरी कंप्लीट, पूरे होल्स वगैरह सब भर जाएंगे। तो ये फाइनली हम प्रेजेंट में आ गए हैं, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, द फंडामेंटल नीश ऑफ स्पीसीज रेफर्स टू। फंडामेंटल नीश क्या होता है, देखो, द एक्चुअल रेंज ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्सेज द स्पीसीज ऑक्यूपाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जो एक्चुअल कंडीशन में है किसी एक इकोसिस्टम में,
कॉम्पिटिटर के टाइम में भी, उसको कहते हैं रियलाइज्ड नीश, ठीक है, यानी रियल वर्ल्ड नीश। द फिजिकल लोकेशन विद इन एन इकोसिस्टम वेयर द स्पीसीज लिव, फिजिकल लोकेशन जहाँ पे स्पीसीज रहती हैं वो कौन सी जगह है, हैबिटाट, ठीक है। फिर द यूनिक रोल एंड पोजीशन ऑफ द स्पीसीज इन इट्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द बायोटिक इंटरेक्शन, इसको इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। द full potential range of physical and biological condition and the resources the species could theoretically occupy, यानी देखो क्या है, फंडामेंटल नीश वो है कि आइडियली एक स्पीसीज की क्या पोजीशन होनी चाहिए कॉम्पिटिटर के एब्सेंस में, तो वो होता है फंडामेंटल नीश। तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर थियोरेटिकली फुल पोटेंशियल, ठीक है। अब 96, biodiversity elements with actual or potential use should not be lost simply because we presently do not know their value. Which of the following statements best reflects the reason for the above statements? They may have values unused at present, but once discovered could enhance the well-being of mankind. बिल्कुल सही, अभी शायद हमें ना पता हो पर आगे जाके हमें उसकी कुछ यूज़ का पता चले तो इसलिए यूज़ किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी का। दे मे बिकम यूजफुल इन फ्यूचर ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, हाँ कुछ सर्कमस्टेंसेज चेंज हो रहे हैं तो हो सकता है कि बाद में यूज़ हो जाए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे शेल गैस मिली थी यूएसए में, तो उसको शेल गैस को निकालने के लिए ग्वार गम का यूज़ हो रहा था जो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 2011 से 14 के बीच में, ठीक है। ग्वार गम, ये ग्वार जो बीन्स होती हैं उससे गम बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो पहले यूज़ नहीं था फिर यूज़ होने लगा, तो ये वाला ऑप्शन का एग्जाम्पल है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन है। इट इज़ एन एरिया अनयूजुअली रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। द फ्लोरा एंड फोना आर अंडर ए कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तभी तो हॉटस्पॉट है, तो ये भी हो गया, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लेते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात तो हाई एंडेमिज्म होना चाहिए, यानी 50-100 स्पीसीज़ जो हैं वेस्कुलर प्लांट की वो एंडेमिक होनी चाहिए, एंडेमिक यानी सिर्फ वहीं मिलनी चाहिए और कहीं नहीं। और फिर सिवियर थ्रेट होना चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया ये है, जो कि 70% ऑफ ओरिजिनल वेजिटेशन उसका ख़त्म हो जाना चाहिए, तब जाके उसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे दुनिया में 36 हैं टोटल, 4 इंडिया में है, हिमालय, इंडो बर्मा यानी नॉर्थ ईस्ट, और वेस्ट बंगाल दी वेस्टर्न घाट्स, और सुंडालैंड में अंडमान निकोबार वाला पार्ट आता है। फिर हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट्स नाम की एक चीज़ होती है जो कि दुनिया में 8 है, इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा, हिमालय के अलावा, ठीक है, हिमालय को छोड़ के बाकी 3 है। Keystone species is an organism that has a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance. एक ऐसी स्पीसीज जो कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यानी अगर उस स्पीसीज़ को हटा दोगे तो पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा, इसे कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज़। अब इसको कीस्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कीस्टोन क्या होता है, ये होता है कीस्टोन, ये वाला एरिया, ये जो एक दरवाज़ा होता है उसमें ये सारे जो स्टोन्स हैं वो जमे रखे हुए हैं, अगर आप इनमें से इस पत्थर को निकाल दोगे तो पूरा का पूरा गेट ढह जाएगा, ये इसलिए इसको बोलते हैं कीस्टोन। और कीस्टोन का आइडिया वही है स्पीसीज़ में भी कि अगर आप उस स्पीसीज़ को हटा दोगे तो पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बन तो सही है। सेंटिनल स्पीसीज गिव्स अस एन अर्ली वार्निंग फॉर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कुड पोटेंशियल अफेक्ट अदर स्पीसीज, ठीक है। अब देखो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम देती है, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ। कई लोग क्या करते थे, जो कोल माइनर्स होते थे वो ये वाला वो ले जाते थे, सेंटिनल नाम का एक पक्षी, ये हमेशा चें चें पे करता रहता है, पर अगर ये शांत हो गया, मतलब दुखी हो गया, बिल्कुल चुप हो गया, इसका मतलब कोई गैस लीक हो रही है और इन लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिटेक्ट कर लेता है और दुखी हो जाता है, चिल्लाना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इन स्पीसीज़ को कहते हैं क्या, सेंटिनल स्पीसीज़। ये जो बर्ड है, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेता है ऐसे मीथेन टाइप की गैसेस, और इससे फिर हमें पता चल जाता है कि कोई गैस लीक हुई है तो हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी। तो सी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बर्ड बताया उसका नाम है कैनरी, जिसको माइनर्स ले जाते थे कोल माइन में, ठीक है। एक एग्जांपल है सी ऑटर का, सी ऑटर सी अर्चिन्स को खाता है, ठीक है ना, जो
केल्प नाम के जो वो पौधे रहते हैं उनको अर्चिन्स खाता है। अगर आप सी ऑटर को हटा दोगे तो अर्चिन सारे केल्प खा जाएंगे, इसलिए सी ऑटर रहना ज़रूरी है ताकि वो अर्चिन को खा सकें। तो ये कीस्टोन स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 99, ट्रॉफिक रिलेशनशिप विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज टेंड टू बी कॉम्प्लेक्स एंड वेब लाइक। बिल्कुल सही, फूड चेन की जगह एक्चुअल रियलिटी में फूड वेब होता है तो कॉम्प्लेक्स होता है। मैनी कंज्यूमर फीड ऑन मोर देन वन स्पीसीज एंड आर फेड अपॉन बाय मोर देन वन स्पीसीज। बिल्कुल सही, एक दूसरे को खाते हैं ये लोग। तो ये इसका सही आंसर हो गया, सही एक्सप्लेन कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग, मीथेन, डाइजेस्टर, बायोडीजल और नेचुरल कंपोस्ट। इनमें से क्लीन टेक्नोलॉजी कौन सी है? सभी क्लीन टेक्नोलॉजी हैं, सारी रिन्यूएबल है। नेचुरल कंपोस्ट, बायोडीजल और मीथेन डाइजेस्टर, ये सब मतलब ये है कि मीथेन डाइजेस्टर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके और एनारोबिक डिकम्पोज यानी विदाउट ऑक्सीजन डिकम्पोज करके ये बायोगैस बनाता है। बायोगैस यानी मीथेन। बायोडीजल क्या होता है अभी बताऊंगा। और नेचुरल कंपोस्ट क्या होता है? ये ऑक्सीजन को डिकम्पोज करने पे एरोबिक डिकम्पोजिशन से होता है, एयर के टाइम पे, मतलब एयर के प्रेजेंस में। अब यह है बायोडीजल। बायोडीजल क्या है? एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि कार्बन न्यूट्रल है और बायोडिग्रेडेबल है। कार्बन न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये उसी ऑर्गेनिक मैटर से बनता है जो कि कार्बन ऑलरेडी स्टोर किया जा चुका है उन पेड़ों से। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी क्या होती है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें फैट और एल्कोहल को मिक्स किया जाता है, यानी ऑर्गेनिक ऐसी कोई चीज़ जिसमें फैट हो। ठीक है। तो फैटी एसिड, मिथाइल एस्टर ये निकलते हैं जो कि बायोडीजल हैं, और ग्लिसरॉल निकलता है जो कि ग्लिसरीन है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि बायोडीजल बनाने के लिए आइटम में फैट होना चाहिए, कंपोस्ट में, यानी जो जिस भी चीज़ से बना रहे हैं हम उसमें फ़ैट होना चाहिए। और इथेनॉल बनाने के लिए स्टार्च या शुगर होनी चाहिए। ठीक है। ओके। फिर इसका इग्निशन पॉइंट हाई होता है तो ये सेफ रहता है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए। ये इंजन का वियर एंड टीयर कम करता है। लेस एनर्जी होती है तो इसका मतलब ये इसमें माइलेज कम कर देती है गाड़ी का ये। फिर 6 महीने से ज़्यादा स्टोर करो इसको तो इसमें एलगी बैक्टीरिया लग जाते हैं तो ये ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो है ना बायो वाला। इंडिया का टारगेट है B5 करना है 2030 तक। ठीक है। और क्या चीज़ें हैं? 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में डालना है। तो अभी स्टेटस क्या है? 0.6%। B5 यानी 5% डीजल में मिलाएंगे इसको। ठीक है। ऑल राइटी, तो ऑल 3 C's का सही आंसर है। अब ये सारे क्वेश्चन किसी काम के नहीं हैं, ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 118। A spacecraft is placed at a Lagrange point in our solar system where it is far away from the sun. Which of the following this point could be? तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि अर्थ से दूर है? ठीक है ना। फार अवे फ्रॉम द सन, सबसे सन से दूर है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है L2। ये देखो, ये लैग्रांज पॉइंट होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम होती है ग्रेविटी का। यहाँ पे अगर आप इनको रख दो तो ये कहीं से कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है। तो L1 ये वाला पॉइंट है, जैसे ये अर्थ है, ये सन है, तो L1 ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे हमने आदित्य L1 रखा हुआ है ताकि वो आसानी से अर्थ को देख सके, वो सन को देख सके। ठीक है। क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा ना। अगर हम ये L2 ये है, अगर इसको अपन यहाँ रख दोगे और फिर सन को देखेंगे तो बीच में अर्थ तो व्यू ब्लॉक करेगा। तो इसलिए L1 पे रखा हुआ है हमने, ताकि क्लियरली पूरी तरीके से आराम से देख पाए। L3 पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि बहुत दूर है, इतना पेट्रोल कहाँ से मतलब इतना ज़्यादा कहाँ से फ्यूल लेकर आएंगे उसको पहुँचाने के लिए। इससे अच्छा L1 पे ही रख दो। ठीक है। फिर L2 पे कौन रखा हुआ है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये L2 पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देख रहा है यूनिवर्स की तरफ, सन की तरफ नहीं देख रहा। अगर ये अपन इसे यहाँ रखेंगे तो ये सन, उसकी आंखों पे सन की धूप लगेगी मतलब, तो वो सही से देख नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या है, बढ़िया सही जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पे अर्थ की छाया पड़ती है इस पर, यानी अर्थ से ब्लॉक हो जाता है, इसकी सन की रेज नहीं पहुँच पाती, तो ये आराम से बिना ग्लेयर के देख पाता है। ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये दो और पॉइंट है L4 और L5, यहाँ पर क्यों नहीं रखा हुआ? क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट है। ठीक है। दो तरीके के लैग्रांज पॉइंट होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल पॉइंट क्या रहता है? अगर आपने ये रख दिया यहाँ पे, देखो स्टेबल पॉइंट इस तरीके से होता है। अगर ये एक चीज़ है, इसको देखो, ये एक
ये स्टेबल पॉइंट है, ये अनस्टेबल पॉइंट है। अगर आपने यहाँ रख दिया तो ये थोड़ा सा मूव भी करेगा तो भी वापस आ जाएगा, पर अगर आपने यहाँ रख दिया तो ये रखा तो रहेगा, पर जैसे ही आपने थोड़ा सा टच किया ये ढरक के मतलब सॉरी ढरक के गिर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं रखते, क्योंकि अगर हमने यहाँ रखा तो उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है, इसको फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए। अनस्टेबल क्या है, बढ़िया रखे रहते हैं वहाँ पे, अपने आप कोई उनको टच नहीं करता तब तक वो बढ़िया रखे रहते हैं, जैसे ही हमें निकालना होता है तो हम उनको खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये वो वाले पॉइंट है लैग्रांजे पॉइंट जहाँ पर अर्थ और सन की ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ था शायद लैग्रांजे पॉइंट से रिलेटेड, मैंने कुछ लिखा था। हाँ, L1 watch sun without disruption, L2 watch deep space hiding behind the sun from sun's glare, L3 behind sun not visible from earth। ठीक है, L4 एंड L5 at 60 डिग्री स्टेबल। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, 120। चलो अब आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। वाई इज सनस्क्रीन लोशन यूज्ड वाइल मूविंग आउट ड्यूरिंग डे टाइम इन समर। सनस्क्रीन लोशन क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू ऑल हार्मफुल रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट। ऑल हार्मफुल रेडिएशन नहीं भैया, टू रिड्यूस एक्सपोजर टू हार्मफुल इंफ्रारेड रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट। इंफ्रारेड बहुत वीक रेडिएशन रहता है और सनलाइट में पहली बात होता भी नहीं है इतना ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि वो इंफ्रारेड इतना हार्मफुल नहीं होता। मेन दिक्कत है अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सही आंसर है इसका। और ये क्या, टू रिफ्लेक्ट द विजिबल रेडिएशन। अरे विजिबल रेडिएशन तो फिर हम देखेंगे कैसे। ठीक है, ये क्या है, दो टाइप की सनस्क्रीन होती हैं, एक होती है केमिकल और एक होती है फिजिकल। केमिकल क्या करती है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हीट में कन्वर्ट कर लेती है। और ये फिजिकल वाली क्या होती है, तभी आप ये देखोगे कि ये वाली सनस्क्रीन आप लगाओगे अगर केमिकल वाली, तो उससे आपको पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होने लगती है, क्योंकि हीट को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट को वो हीट में कन्वर्ट करती है। फिर एक फिजिकल होती है। फिजिकल क्या रहता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि मिरर की तरह काम करते हैं और वो अल्ट्रा वायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है हमारा ये पेपर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब इसको यहीं तक रखते हैं। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।